पहला क्वेश्चन पढ़ो। मैच द फॉलोइंग। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था बताओ? मैंने कौन किया था इसमें से पढ़ो तो। महात्मा गांधी। पार्टिसिपेट कौन किया था? महात्मा गांधी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये देख लो। HSRA पढ़ाए थे ना, याद आ रहा है? और एक था HRA। HRA में सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद थे, उसके बाद HSRA बना तो उसमें भगत सिंह भी आए, तो कुछ इसमें से मैच मिल रहा है। हाँ, उसमें भगत सिंह भी आए और चंद्रशेखर आजाद भी आए, तो इसका ऑप्शन क्या मिलेगा? चंद्रशेखर आजाद। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और स्वदेशी मूवमेंट। देखो, अगर दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है तो स्वदेशी मूवमेंट का देख लो, ट्राई कलर। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का NM जोशी। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ए का 1 है, तो ए का 1 कौन सा है? ए का 1, बी का 3, ए का 2, बी का 3, ए का नहीं, यहाँ ABC लिखा ही नहीं है। अच्छा, उल्टा कर दिया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। चलो, ए समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड। क्वेश्चन पढ़ो और समझो। ऐसा रिसोर्स, हाँ, ऐसा रिसोर्स जो पाया तो जाता है लेकिन अभी यूज में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल। ये समझ में आया ना? पोटेंशियल क्या हो गया? पोटेंशियल। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, पढ़ो इसको, पढ़ो। दो कंट्री दिया हुआ है और उसका GDP दिया हुआ है और पर कैपिटा इनकम दिया हुआ है, ठीक है? तो जापान का GDP कितना है? 4872 ऐसा है, और GDP पर कैपिटा 38,214 है, ठीक है? और जर्मनी का GDP दिया है और उसका पर कैपिटा इनकम दिया है। तो ध्यान से देखो, जापान का GDP ज्यादा है लेकिन पर कैपिटा इनकम कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वहां संख्या ज्यादा होगा, पॉपुलेशन ज्यादा होगा। तो ऑप्शन पढ़ो। जापान है जे स्मॉलर पॉपुलेशन देन जर्मनी, गलत। जापान है जे बिगर पॉपुलेशन देन जर्मनी, क्योंकि देखो पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम क्या? टोटल जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो अगर जापान का पॉपुलेशन ज्यादा है तो GDP ज्यादा होते हुए भी इसका पर कैपिटा इनकम जर्मनी से क्या है? कम है। समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का देख लेना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग क्या होता है बताओ? हाँ, ओवर ग्रेजिंग में पंजाब कैसे आ जाएगा? पंजाब में गेहूं, वीट बोया जाता है ना, तो वहां ग्रेजिंग का ऑप्शन कहाँ मिलता है? ध्यान दो। हाँ, महाराष्ट्र इसमें आएगा आंसर। ओवर ग्रेजिंग का मतलब समझता है ना? चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगर किसी भी एरिया में ज्यादा से ज्यादा एनिमल को ले जाकर ग्रेजिंग करा देंगे तो उसमें जो भी घास होगा, ग्रास होगा ना, तो ज्यादा अगर ओवर ग्रेजिंग हो जाएगा तो हमेशा के लिए प्लांट खत्म हो जाएगा, तो फिर से वो उगेगा नहीं, तो वहाँ सॉइल इरोजन होगा कि नहीं होगा? तो वही हो जाएगा ओवर ग्रेजिंग। ये पढ़ो। डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन
द इविल डैश डैश शब्द हैज नॉट बीन एंडेड कंप्लीटली। देखो, संवैधानिक प्रावधान करते हुए भी लेकिन कौन ऐसा चीज है इसमें जो खत्म नहीं हुआ अभी तक? अनटचेबिलिटी खत्म हुआ है? नहीं हुआ है। तो पहले ही ऑप्शन मिल गया, लेकिन ये भी देख लो, इलिटरेसी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सोशल डिमार्केशन ये भी खत्म। सोशल डिमार्केशन का मतलब समझता है ना? डिमार्केशन का मतलब होता है समानता को कम करना। जो इक्वलिटी है ना, इक्वलिटी लाया जा रहा है, अनइक्वलिटी को कम किया जा रहा है। सोशल डिमार्केशन यानी कि सोशली जो अनइक्वल लोग बना हुआ है, छुआछूत हो गया, पढ़ाई लिखाई में ऊपर नीचे हो गया, इकोनॉमी कम ज्यादा है, तो इस सब को कम किया जाता है, उसी को सोशल डिमार्केशन कहते हैं। समझ में आया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा, तुम देखो सीबीएसई में इसी टाइप का क्वेश्चन आता भी है, लॉन्ग आता है, पढ़ने में लड़का सब कंफ्यूज होगा और छोड़ देगा। ये ऑप्शन देखो, प्रोपोर्शनलिटी इज एन इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस इन पावर शेयरिंग विच इंक्लूड्स प्रोपोर्शनल एलोकेशन ऑफ द जॉब, रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन बाय इथनिक ग्रुप लीडर। बताओ, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब समझता है ना? रेशियो किसके, माने जिस जिस प्रोपोर्शन में वो संख्या में है उसके हिसाब से उसको पार्टिसिपेशन दिया जाए, यही ना प्रोपोर्शनलिटी हुआ। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा लग रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है मेनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिमांड एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट इन श्रीलंका। क्या ये प्रोपोर्शनलिटी को शो करता है? नहीं, ये पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, ये सेपरेशन मांग रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन देख लेते हैं, रोल्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी आर अलॉटेड बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भी नहीं लग रहा। Around 24% of the total seats in Lok Sabha are reserved for the members belonging to the SC/ST category. इस क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़ो, सी ऑप्शन को। ये 24% सीट का एलोकेशन किया गया है, ये प्रोपोर्शनलिटी में दिया गया है ना, क्योंकि SC/ST का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए लोकसभा में उनके संख्या के हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसीलिए दिया गया। तो प्रोपोर्शनलिटी को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आंसर देख लेते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी अराउंड 45% मोर रिच एंड पावरफुल देन द मेजोरिटी डच स्पीकिंग। ये कहां से हो जाएगा बताओ? इसमें कोई प्रोपोर्शनलिटी दिख रहा है? इसमें तो पैसा बता रहा है ना, इकोनॉमी बता रहा है। इसमें देखो क्या कर रहा है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी अराउंड 45% इज मोर रिच एंड पावरफुल। इसमें पार्टिसिपेशन का बात कहाँ आ रहा है? ये तो दिखा रहा है कि वो ज्यादा पावरफुल थे, रिच थे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोपोर्शनलिटी दिखाना है, इसमें प्रोपोर्शन तरीका से उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें? सी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेना घर पे जाकर। आगे देखो, ये पढ़ो। देखो, एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन जब भी आए तो जो भी एसर्शन दिया है ना उसके बाद बिकॉज लगा लेना। क्या लगा लेना? उसके बाद रीजन को पढ़ना, तो थोड़ा समझ में आएगा, सेंस उसका निकलेगा कि ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन रसिया, ये तो पहले ही गलत दिख रहा। बेल्जियम एक इंडिपेंडेंट कंट्री था ना, ये रसिया में थोड़ी था। तो अगर ए ऑप्शन एसर्शन ही गलत हो जाए तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा? डी। ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। समझ में आया ना? ये पढ़ो क्वेश्चन। दिख रहा है क्वेश्चन अच्छा से? फॉर ए फेमस बिजनेसमैन mall building project a slum in a Mumbai being clear and its people displaced with only a small payment for their land payment. There have been protests and the
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये क्या है? PIL पढ़ाए थे ना, हैज बीन फिल्ड इन द कोर्ट। तो व्हाट शुड बी द लोकल गवर्नमेंट डू? क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो कोई बिजनेसमैन है, किसी एरिया में वो मॉल बनाना चाहता है, उस एरिया में अभी स्लम एरिया है, वहां लोग रहते हैं, तो उस लोग को हटाने के लिए वो थोड़ा सा पेमेंट कर दिया, उसके हिसाब से पेमेंट नहीं किया कि वो दूसरी जगह जाके बस सके, थोड़ा सा पेमेंट किया और उन लोगों को डिस्प्लेस कर दिया। इसके कारण दूसरे लोग उसमें PIL डाल दिए। PIL समझता है ना? पब्लिक के हित में अगर कोई भी केस तुम करते हो कोर्ट में तो उसको क्या कहते हैं? PIL। तो बताओ इसके लिए लोकल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? लोकल गवर्नमेंट क्या होता है पता है ना? वहां जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा तो वो क्या कर सकती है? वो ज्यादा से ज्यादा कोर्ट का अगर PIL डाला गया है तो कोर्ट का रिजल्ट का इंतजार करेगी, यही साधन है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? वेट फॉर द कोर्ट्स जजमेंट। समझ में आया ना? नहीं समझ में आएगा तो पूछना। चलो इसको पढ़ो, ये क्वेश्चन पढ़ो, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये पढ़ाए हैं अच्छा से, पढ़ो इसको। द जेंडर डिवीजन इज नॉट बेस्ड ऑन द बायोलॉजी बट इट इज ए सोशल एक्सपेक्टेशन, पढ़ाए थे ना? बायोलॉजी का, बायोलॉजी के हिसाब से ये डिवीजन थोड़ी हुआ है कि ये मेल है ये फीमेल है, तो ये तो वर्किंग प्रोग्रेस के हिसाब से हुआ है कि अगर लड़की है तो ज्यादा घर से बाहर नहीं जाएगी, ये सब सोशल एस्पेक्ट बनाया गया है। तो इसका क्या होगा आंसर? हायरार्की तो होगा नहीं, पॉलिटिक्स तो होगा नहीं, बोथ पीएन से नहीं, क्या होगा? स्टीरियोटाइप। एक तरह का क्या है ये? मान्यता लोग मना लिया, परंपरा मना लिया है, ट्रेडिशन, कि लड़की है तो घर से बाहर ज्यादा नहीं जाएगी, ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहेगी। ऐसा कुछ बायोलॉजिकली नहीं है, ये सोशली बनाया गया। समझ में आया? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। हाँ, हायरार्की का मतलब होता है, जैसे बायोलॉजी में नहीं पढ़ी हो, ह्यूमन का हायरार्की हेरिडिटी कैसा आया है, तो उस तरह थोड़ी है, ये तो बायोलॉजी में चल जाएगा ना। हाँ, जो सोसाइटी में मान्यताएं हैं, जो गलत मान्यता है। ये क्वेश्चन पढ़ो, ये क्या लिखा है देखो। क्वेश्चन पढ़ो, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द ऑप्शन व्हिच बेस्ट सिग्निफाई द कार्टून। कार्टून में एक पर्सन है जिसके क्या लिखा है देखो तो, पावर विथ एस्टेट, और ये लोग क्या है? पावर लेने आया है। तो ऑप्शन पढ़ो अब। द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव आर बेगिंग बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये क्या लिखा है? क्या ऐसा बेगिंग होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट भीख देती है स्टेट गवर्नमेंट को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अंडरमाइनिंग द स्पिरिट ऑफ द फेडरेशन, फेडरलिज्म। देखो यही चीज क्या है? फेडरलिज्म ही तो है जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है और लोकल गवर्नमेंट को पावर देता है, यानी कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसा नहीं कि वो देता है कि भीख में लो तुम्हारे पास ये पावर है हम अपने तरफ से दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये संविधान का ही क्या है? प्रावधान है कि फेडरलिज्म होना चाहिए और पावर को डिस्ट्रीब्यूट दूसरे में किया जाना चाहिए। समझ में आया ना? आंसर कहा जाएगा? हाँ, लेडीज, ये तो कार्टून दिखा रहा है ना, इसका सेंस निकालना है जो तुम पढ़े हो उससे, ऐसा मत कर देना जाके। आंसर क्या होगा? बी। चलो ये पढ़ो क्वेश्चन। वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स दैट सीक्स द, देखो ये जो समझ लिया ना वो क्वेश्चन कर देगा। वेलफेयर इकोनॉमिक्स, तो जन सहायता में पैसा लिया जाता है? नहीं लिया जाता, पढ़ो क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ,
पढ़ो पढ़ो। वैक्सीनेटिंग द स्ट्रे डॉग इन द एरिया, क्या ये वेलफेयर काम हो रहा है? बिल्डिंग रैम्प्स इन द सोसाइटी टू एड द डिसेबल, ये पढ़ो। प्रोवाइडिंग सेफ्टी इक्विपमेंट टू द गार्बेज कलेक्शन, यहां देख लो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्रूवमेंट टू योर लोकेलिटी वुड नॉट अलाइन विद द व्यू ऑफ वेलफेयर। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का तरीका यह है कि जब भी ऑब्जेक्टिव पढ़ो तो जहां नॉट लिखा है वहां नीचे अंडरलाइन कर लो, कि कम से कम ध्यान रहे कि ऑप्शन में सही टिक करना है कि गलत चीज को चुनना है। समझ में आया ना? तो नॉट लिखा है तो इसका मतलब ये भी वेलफेयर स्कीम है, ये भी वेलफेयर स्कीम है, ये भी वेलफेयर स्कीम है, लेकिन इसमें देखो क्या लिखा है, हु कैन पे द मेंबरशिप। अगर ये पैसा पे कर रहा है तो ये वेलफेयर कहां से हुआ? समझ में आया? तो नॉट लगा, इसीलिए आंसर क्या होगा इसका? डी। समझ में आया ना? पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मेनी कंपोनेंट डज एनी पॉलिटिकल पार्टी हैज, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कितना कंपोनेंट होता है? बताओ कौन कौन सा? लीडर हो गया, एक्टिव मेंबर उसका कार्यकर्ता जो भी है, और LAF लाफ। आगे बढ़े, 3 हो जाएगा। हु रोट द बुक हिंद स्वराज, हिंद स्वराज बुक कौन लिखा था? महात्मा गांधी। कब लिखे थे बताओ? हाँ, 1900। कैसे लिखे थे, कहाँ जा रहे थे? हाँ बोलो, कहाँ जा रहे थे तो लिखे थे? नहीं, चलो ये सब बाद में पढ़ना, इतना डीप में मत पढ़ो। We have not inherited the world from our forefather, we have borrowed it from our children. Which of the following best display this principle in the action? बताओ, पढ़ो इसको। We have not inherited the world from our forefather, we have borrowed it from our children. Which of the following best display the principle in the action? Using of current oil reserve before beginning the explore more reserve, नहीं, ज्यादा एक्सप्लोर करना ठीक नहीं है। मूविंग टू ऑयल रिजर्व अंडर द सी टू अवॉइड ड्रिलिंग ऑन लैंड, ये क्या कर रहा है? अवॉइड ड्रिलिंग ऑन लैंड। तीसरा ऑप्शन पढ़ो, मूविंग टू अल्टरनेटिव फ्यूल्स टू कंजर्व वर्ल्ड ऑयल रिजर्व, क्या करना है? कंजर्व करना है फ्यूचर जनरेशन के लिए, इसीलिए तो क्या लाया जाता है, क्या लाया गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ में? SDG ये लाएगा ना, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। किसका? We have not inherited the world from our forefather, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वर्ल्ड है वो फोर फादर के हिसाब से नहीं आगे बढ़ेगा, हमारा जो वर्ल्ड है वो चिल्ड्रेन आने वाला है उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन देखना है ना। मान लो आज तुम ज्यादा से ज्यादा अगर रिजर्व जो है उसका यूज करके क्लाइमेट चेंज में प्रॉब्लम कर रहे हो, तो आने वाला टाइम में ऐसा होगा कि एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा होगा, वाटर पोल्यूशन सबसे ज्यादा होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा? ग्लेशियर पिघलेगा। तो इसके कारण क्लाइमेट में चेंज होने के कारण अर्थ पे जो भी ह्यूमन रह रहा है उसको प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? तो आने वाला लोग को प्रॉब्लम होगा ना। तो इसीलिए इसका क्या लिखा है कि इनहेरेंट फोर फादर का नहीं होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए? आने वाले के। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? समझ में आया ना? ये पढ़ो क्वेश्चन।
पढ़ो। Many artists and the poets within Europe made painting and wrote poem to highlight the light of the Greek under the Ottoman Empire। ये तो बात सही है कि ऑटोमन एम्पायर को जब अंडर द ऑटोमन एम्पायर ग्रीक आया था तो ग्रीक में नेशनलिज्म लाने के लिए ये सब यूज किया गया कि उसके जो भी पुराना जो उसका इतिहास था उसको क्या किया गया, उजागर किया गया। ऑप्शन आर पढ़ो। मेनी यूरोपियन हैड सिंपैथी फॉर द एनिसेंट ग्रीक कल्चर। क्यों? जो भी यूरोपियन थे, ज्यादातर यूरोपियन मानते थे कि हमारा एनिसेंट ग्रीक कल्चर है। माने यूरोप, जैसे देखो एशिया में बोला जाता है, जैसे बोला जाता है कि ह्यूमन का जो भी सोशल डेवलपमेंट हुआ एशिया को माना जाता है, ठीक है। वैसे ही यूरोप का जो भी कल्चरल हेरिटेज है ना, जो कल्चरल देन है वो ग्रीक है। यानी कि जो भी यूरोप का सोसाइटी है वो ग्रीक से अपने आप को कनेक्ट करती है। तो ये बात सही है कि मेनी यूरोपियन हैड सिंपैथी फॉर द एनिसेंट ग्रीक कल्चर एंड सपोर्टेड द वर्क ऑफ द ग्रीक नेशनलिस्ट। इसीलिए ग्रीक नेशनलिस्ट को क्या किए, सपोर्ट किए। तो दोनों ऑप्शन क्या है, सही है, बोथ ए एंड आर। ये पढ़ो पढ़ो इसको। हाँ पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, अच्छा से करो इसको। क्या लिखा है क्वेश्चन में? लक्ष्मी ओइंग अबाउट द 3 हेक्टेयर ऑफ द अनइरिगेटेड लैंड डिपेंडेंट ओनली ऑन द रेन एंड ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक अ ज्वार एंड द अरहर। All 7 members of her family work in the field throughout the year. We will see that everyone is working and none remains idle. But in the actual fact, their labor effort gets divided. Each one is doing some work, but no one is fully employed. ये पढ़ो। Each one is doing some work, but no one is fully employed. हाँ देखो, अगर किसी काम को करने के लिए एक आदमी का जरूरत है, उसमें 3 आदमी लग जाए और टाइम उतना ही लगाए तो 2 आदमी का एनर्जी लॉस हो नहीं, वो उसका वर्किंग पावर खत्म हो नहीं हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट। यानी कि एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है लेकिन उस क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, ज्यादा लोग उसमें मिल के फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट तो ये हुआ। और डिस्गाइज इसलिए हुआ कि हाँ, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है। इसमें देखो, मान लो 4 लोग काम करने वाला था, किसी काम को 4 लोग मिल के करने वाला था, 1 दिन का काम था। और हाँ बोलो तुम लोग अगर 1 दिन का काम 4 लोग निपटा सकते थे, उसी काम को जो 8 लोग कर रहे हैं और 1 दिन में कर रहे हैं, तो 4 लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं। समझ में आया? तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट दोनों आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। देखो, श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था, सिन्हाला। तमिल और सिन्हाला क्यों नहीं होगा दोनों मिला के, क्योंकि इसीलिए तो वहां वायलेंस हुआ था ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सिन्हाला। डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय द डेवलपमेंट लिखा है, जीडीपी नहीं लिखा। देखो, डेवलपमेंट में पर कैपिटा इनकम भी आ जाएगा तुम्हारा, उसके बाद से एवरेज लिटरेसी लेवल भी आ जाएगा कि वहाँ कितने पढ़े लिखे लोग हैं। तीसरा, हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल आ जाएगा।
ये तीनों मिल के क्या बनाएगा? डेवलपमेंट। और भी चीज जोड़ा गया है, लेकिन अभी तुम्हारे ऑप्शन के हिसाब से तीन ही चीज। पढ़ो इस क्वेश्चन को पढ़ो। The forest over in India as of December 2019 nearly 25% in the past decade. The government has tried to meet the target of the increasing the forest cover to 33%. Although there have been efforts in increase the forest cover in the past few years, forests are not thriving as they used to. What could be the reason for this? Cultivating food grains within forest area. देखो, सरकार का टारगेट है कि 25% जो फॉरेस्ट एरिया है उसको किस में लाया जाए? 33% के लिए। अब कह रहा ऑल्दो देयर हैव बीन एफर्ट टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर इन द पास्ट फ्यू ईयर, फॉरेस्ट आर नॉट थ्राइविंग एज दे यूज्ड टू। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस? इतना प्रैक्टिस, मतलब क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद भी 25% से 33% अभी पहुंच नहीं पाया, 27-28 का आसपास में है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? मेन रीजन वही पूछा। कल्टिवेटिंग फूड ग्रेन्स विद इन फॉरेस्ट एरिया। अब नहीं होता है ज्यादा कि फॉरेस्ट एरिया में फूड ग्रेन्स बोया जाए, क्योंकि जो भी फॉरेस्ट एरिया उसको रिजर्व कर दिया गया, तो वहां पेड़ पौधा काट के थोड़ी खेती हो रहा है। तो पढ़ो अब क्वेश्चन को। क्योंकि फॉरेस्ट को रिजर्व कंजर्व करना है तो पूरा रिजर्व करना पड़ेगा, और जो भी ट्राइबल एरिया है, जो भी जंगल एरिया, सबको रिजर्व करना पड़ेगा, तो उसमें खेती कहाँ से होगा? तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए इसमें। सॉइल इरोजन एंड लो सॉइल क्वालिटी। सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल इरोजन के कारण ग्रास नहीं हो रहा है, प्लांट नहीं लग पा रहा है सही से, और लो सॉइल क्वालिटी, ज्यादा से ज्यादा हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, नया नया केमिकल यूज कर रहे हैं, जिसके कारण फर्टिलिटी सॉइल का क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसलिए ये रीजन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ में आया ना? कल्टीवेशन, देखो कल्टीवेशन नहीं, यहाँ कह रहा है कि कौन ऐसा रीजन है जिसके कारण प्रैक्टिस हो भी रहा है तब भी क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बढ़ नहीं रहा है। उसका रीजन क्या है? सॉइल का क्वालिटी गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, जिसके कारण सॉइल अनफर्टाइल होते जा रहा है, तो उस पर अच्छा से प्लांट नहीं लग पा रहा है। समझ में आया? तो ये आंसर हो जाएगा। ये पढ़ो क्वेश्चन। पढ़ो इसको। The loans extended by which of the following institution come under the category of the? अगर फॉर्मल सेक्टर लोन होगा तो कहां से लिया जाएगा बताओ? इन्वेस्टर, मनी लेंडर्स, ऑल ऑफ दीज, या कोऑपरेटिव्स? जब फॉर्मल सेक्टर आ गया तो ये कोऑपरेटिव आएगा ना, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में इन्वेस्टर और मनी लेंडर थोड़ी लोन देगा। समझ में आया? तो आंसर क्या होगा? कोऑपरेटिव। चलो ये देख 21 देख। Where did महात्मा गांधी make salt out of the sea water? ये तो कल ही परसों पढ़ाए थे। ठीक, आओ आओ लेके बताओ इस क्वेश्चन को बताओ। डांडी कब स्टार्ट हुआ था बताओ? याद आ रहा है? कहाँ पे? साबरमती से स्टार्ट, साबरमती से गांधी जी स्टार्ट किए थे, और साल्ट लॉ कहाँ आके तोड़े थे? दांडी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दांडी। दांडी है कहाँ? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। अगला क्वेश्चन पढ़ो।
विच ऑफ द फ्लोइंग सोशल रिफॉर्मर्स फॉट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम? बताओ, कास्ट सिस्टम के खिलाफ कौन सा लड़ा है, कौन आदमी लड़े? ज्योतिबा फूले तो पढ़ा ही थे। ज्योतिबा फूले, अरे बुक लिखी नहीं थी, लिखे थे। ज्योतिबा फूले होगा आंसर एक। महात्मा गांधी भी लिखे थे, माने उन लड़ाई लड़े थे। क्यों? क्योंकि यही तो हरिजन नाम दिए थे ना, याद आ रहा है? और बी आर अम्बेडकर तो जानते ही हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ये पढ़ो क्वेश्चन, ये पिक्चर देखो, क्वेश्चन बताओ, तब तक हम पानी पीते हैं। ये क्या शो कर रहा? हाँ, ये पिक्चर देख के क्या समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये फेमाइन दिख रहा है, भुखमरी दिख रहा है, समझ में आया? ऑप्शन कौन सा होगा? आंसर इज सी, द आयरिश पोटैटो फेमिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। पानी यही रंग पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, पहला ऑप्शन पढ़ो। द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक स्टार्टेड देयर फाइनेंशियल ऑपरेशन। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दूसरा क्या लिखा है? द US बिकेम ए colonial power by taking the over some colonies which earlier held by Spain. Due to the efforts of the Indian nationalist leaders, the system of the indentured labor was abolished. The big European powers made to Berlin complete the carving of the Africa between them. कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? सी। ये क्वेश्चन ही ज्यादा अल्टर नहीं हो गया है? IMF और वर्ल्ड बैंक कब बना बताओ? ये तो कब बना उसके हिसाब से? ये तो 1945, 44, 45 के बाद ही बना होगा, समझ में आया? तो ये तो सबसे लास्ट ही में आना चाहिए। एक काम करो, इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दो। ये तुम लोग का बस, ये तुम लोग का बस का बात नहीं है। ऐसे हो कि इसको करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ज्यादा ही अल्टर हो जा रहा है, इसको छोड़ दो। अगला क्वेश्चन पढ़ो। आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प। ये क्वेश्चन बन जाएगा तुम लोग का, पढ़ो। Identify the crop with the help of the following information. It is a tropical as well as subtropical. ये जो इसमें देखो, ये जो चार ऑप्शन दिया है ना, इस चार ऑप्शन में कह रहा है उसका उसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, उसका गुण क्या, लक्षण दिखा रहा है कि ये ट्रॉपिकल में भी हो सकता है और सब ट्रॉपिकल में भी हो सकता है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, इसका मतलब कहाँ होगा बताओ? इक्वेटर के आसपास। तो इक्वेटर के आसपास एक मिल गया सिंबल। दूसरा पढ़ो। इट ग्रोज वेल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। वहां गर्मी भी होना चाहिए, थोड़ा हीट भी होना चाहिए, और ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब क्या? मॉइस्चर भी होना चाहिए, ठीक है। ये पढ़ लीजिए, जैसे टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। इट कैन बी ग्रोन ऑन द वेराइटी ऑफ द सॉइल, नीड्स मैनुअल लेबर। ये ऑप्शन पढ़ो, इसमें क्या चाहिए?
ज्यादा से ज्यादा लेबर चाहिए, मैनुअल लेबर चाहिए। अब पढ़ो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। कॉफी में ज्यादा मैनुअल लेबर चाहिए। कॉफी इस रीजन में होता है, उसमें नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नहीं होता है। कॉफी कहाँ पाया जाता है, कॉफी कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में, कर्नाटक में। टी तो होगा नहीं, कॉफी तो होगा नहीं, टी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि देखो ये कौन सा रीजन बोल रहा है, 21 टू देखो, आइए देखो, मैनुअल लेबर ज्यादा होना चाहिए, क्या ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए ज्यादा, समझ आ रहा? तो आंसर क्या होगा, शुगर केन। ये देखो, इस ऑप्शन से ना, इस ऑप्शन से ना, इस माने वर्ड से तुम पकड़ सकते हो, शुगर केन में सबसे ज्यादा मैनुअल लेबर लगता है, नहीं लगता है? खेत से कटाई होता है, उसके बाद उसको लोडिंग किया जाता है, फिर मिल में ले जाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा? ये मत मार देना, इस सेटिंग मत दे। हाँ बोलो। शुगर केन का क्वालिटी अब देख लो, यहाँ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, यूपी बिहार में आता है कि नहीं आता है? आता है। टेम्परेचर 21 27 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, टेम्परेचर कॉफी का ज्यादा होगा। टेम्परेचर का कॉफी कहाँ पाया जाता है बताओ? कर्नाटक में। कर्नाटक साइड टेम्परेचर कितना होता है? जो इक्वेटर के पास में है कि नहीं ना, समझ में आया? तो इक्वेटर के पास में है, तो इसलिए उसका टेम्परेचर ज्यादा। तो आंसर क्या हो जाएगा शुगर के? 26 पढ़ो। विच सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, बताओ कितना लिस्ट होता है? हाँ। कंकरेंट लिस्ट होता है, उसमें कौन कौन काम करता है? सेंट्रल और स्टेट दोनों मिल के काम करता है उसमें, ठीक है? कॉन्करेंट का आंसर क्या हो जाएगा बताओ? जिसमें नेशनल और स्टेट दोनों इंपोर्टेंस का मुद्दा हो, जैसे एजुकेशन। समझ में आया? आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन पढ़ो, ये तुम लोग को पढ़ाए थे ज्योग्राफी में, डैम वाला। ये तो तुम लोग कर ही लेगा। ये भाखड़ा नंगल कल ही परसों पढ़ाए थे, याद आ रहा है? याद करो, याद करो। भाखड़ा नांगल ये दोनों जगह दूसरे दूसरे स्टेट में है, पास में है। भाखड़ा नांगल सतलज, याद आ रहा है? और नागार्जुन सागर कृष्णा। देखो इसको याद करने का तरीका ये है, नागार्जुन सागर कृष्णा, तो ये दो ही मिल गया, उसके बाद मिला लो। ए का 4, ए का 4 तो एक ही में दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ना ए का 3, ए का 3 एक ही में दिया, आंसर क्या हो जाएगा? डी। हाँ, भाखड़ा नंगल जगह अलग अलग है, दोनों को कनेक्ट करके डैम बनाया गया। चलो इसको पढ़ो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कास्ट इन द पॉलिटिक्स, आइडेंटिफाई द। देखो ये क्या लिखा है, तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। यहाँ से हम उसमें से गायब हो जाएंगे। यहाँ से भी गायब हो जाएंगे। उसमें भी तो थोड़ा दिखना चाहिए। चलो पढ़ो इसको। Consider the following statement regarding caste in policies, politics, and identify the incorrect one from the following. गलत चीज को चूज करना है। कास्ट इन पॉलिटिक्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस पॉजिटिव रिजल्ट, ये ऑलवेज लिख दिया ना, यहीं से गलत हो जाएगा। ऑलवेज का मतलब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि कास्ट इन पॉलिटिक्स हो रहा है तो हमेशा सही रिजल्ट देगा। समझ में आया? दोनों पक्ष है, इसका निगेटिव एस्पेक्ट भी है, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। हाँ हाँ, देखो इसका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव नहीं है। समझ में आया? तो इसलिए आपसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
चलो ये पढ़ो क्वेश्चन, ये पढ़ो ध्यान से पढ़ो इधर। Which among the following is the correct meaning of the alliance? Alliance का मीनिंग क्या होता है? Alliance मीन्स क्या होता है? कोलिजन, गठबंधन। हाँ तो पढ़ो, टू पार्टीज टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट, लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट टुगेदर, ये तो होगा ही नहीं। When a state and national party is together, when the several party in multi-party system, when the several party in multi-party system join for the purpose of the contesting election, यानी कि चुनाव लड़ने के लिए और पावर में आने के लिए बहुत सारी पार्टी जब एक साथ मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? अलायंस बोलते हैं। हाँ हाँ ऐसे देखो, जैसे अभी अभी क्या है, अभी एनडीए चल रहा है और इंडिया चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो ये दोनों क्या है? अलायंस है। एक पोस्ट अलायंस होता है, एक प्री अलायंस होता है। तो ये सब क्या है? प्री अलायंस है। पहले से ही इंडिया गठबंधन बना हुआ है चुनाव लड़ने के लिए, और एनडीए भी पहले से बना हुआ है चुनाव लड़ने के लिए। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलो 30 क्वेश्चन पढ़ो। ये तो पढ़ाए थे तुम लोग को, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। दो चीज था ना, एक कमिंग टुगेदर और एक था कमिंग टुगेदर और एक था होल्डिंग टुगेदर। अब बताओ, कमिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है? कि बहुत सारा स्टेट आपस में मिल के, क्या बहुत सारा स्टेट जो है वो सब मिल के एक आदमी को पावर दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये कमिंग टुगेदर हुआ। तो क्या इंडिया ऐसा है? इंडिया ऐसा नहीं है। इंडिया एक सेंट्रल गवर्नमेंट का माने सेंट्रल स्टेट था, उसको अलग अलग पावर दिया गया अलग अलग स्टेट में। समझ में आ रहा है? तो ये होल्डिंग टुगेदर है, सबको बांध के रखा है। तो कमिंग टुगेदर में यूएसए आएगा। तो इसमें नॉट फाउंड लिखा है, क्या लिखा है? तो किसमें नहीं पाया जाता है? इंडिया में। इंडिया में क्या पाया जाता है? होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग, और यूएसए में कमिंग टुगेदर। समझ में आया ना? आंसर क्या हो जाएगा? चलो इसको पढ़ो, ये तो बताया हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट मैच कौन कर रहा है? Which one of the among following is pairs is correctly match? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मिलाना नहीं है, बताना है कि कौन मैच किया है सही से, कौन सही है। करेक्ट मैच किसका? जनवरी 1921 में लाहौर कांग्रेस स्टेशन स्टार्ट हुआ था। ये तो 1930 का आसपास का बात है। समझ में आया? तो ये तो होगा नहीं। दिसंबर 1929 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं। टेबल कॉन्फ्रेंस तो 30 में हुआ, फिर 31 में हुआ, फिर 32 में हुआ। तो ये भी नहीं होगा। साल ये मार्च 1930 का है, ये सही है। गांधी जी स्टार्ट किए थे साल्ट मार्च, जब हुआ था तो कब हुआ था? 1930 में। ये तो होगा नहीं। खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? ये तो 20 में स्टार्ट हुआ था ना, तो इसलिए इसका नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, करेक्टली मैच, सी आंसर हो जाएगा। चलो पढ़ो इस क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। एसर्शन रीजनिंग। वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है उसको जॉब सिक्योरिटी होता है कि नहीं होता है? उसको फिक्स रहता है कि हमको निकालेगा तो हमको पीएफ देगा, ये करेगा, वो करेगा। समझ में? सिक्योरिटी रहता है। रीजन क्या लिखा? ऑर्गेनाइज सेक्टर इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच आर गिवन इन द लॉ सच एज
फैक्ट्री एक्ट एंड मिनिमम वेज, ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये देखो, ये रजिस्ट्रेशन है इसका और रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसीलिए इसको जॉब सिक्योरिटी मिलता है। तो कारण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसको पढ़ के बिकॉज लगाना और ये पढ़ना, तब क्लियर समझ में आएगा कि इसके कारण से ये जॉब सिक्योरिटी मिला है। ये आंसर क्या हो जाएगा? ए। पढ़ो अब। Which of the following are the main component of a political party? ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है। लाफ, याद आ रहा है? लीडर, ये एक्टिव मेंबर्स और ये फॉलोअर। तो विच ऑफ द फ्लोइंग आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी? लीडर भी होता है, एक्टिव मेंबर भी होता है, फॉलोअर भी होता है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? डी। पढ़ो, इसको पढ़ो। इसको क्या करना है? अरेंज द फ्लोइंग द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में जो पढ़ाए थे ना प्रिंटिंग प्रेस, उसका क्वेश्चन है। देखो देखो, ऑब्जेक्टिव करने का एक और थोड़ा तरीका बता देते हैं। अगर तुमको सब कुछ देखो, सभी ऑप्शन को तुमको जानकारी नहीं है सभी ऑप्शन के बारे में, तो यहां से देखा जाता है कि देखो ए का 4 दिया है, बी का 1 दिया है, सी का 2 दिया है, डी का 3 दिया है। इसका मतलब कि किसी भी एक का जानकारी होगा ना, क्वेश्चन कर देंगे। सब जानकारी रहना जरूरी नहीं है। समझ में आया? तो बताओ, ट्रांसपोर्टिंग पेपर टू फैक्ट्री, सेल ऑफ द बुक इन द बुक स्टोर। सेल तो सबसे लास्ट में होगा ना। प्रिंटिंग ऑफ द पेज, कंपिलेशन ऑफ द पेज, क्या होगा बताओ? ट्रांसपोर्टिंग पेपर टू फैक्ट्री, सबसे पहले फैक्ट्री में पेपर देंगे ना, उसके बाद प्रिंटिंग होगा ना, और तब कंपिलेशन होगा, तब क्या होगा? तो 1 2 3 4, हाँ, कंपाइल करना, पेपर को एक जगह जमा करके बुक बना देना उसको। समझ में आया? तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले 1 फिर 3, सबसे पहले 1 फिर 3 फिर 4। आंसर इज बी। चलो इसको पढ़ो। Which of the following belong to taking loan from a organized sector? अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन लेना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? हाँ, क्या दोस्त तुम्हारा लोन देगा? लोकल मनी लेंडर लोन देगा? फ्रेंड ये सब तो देगा नहीं। और कोई काम करना है, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो लोन कहाँ से मिलता है? बैंक से। चलो इसको पढ़ो। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द, एक क्वेश्चन पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है। ऑड वन का मतलब समझो कि ऐसा इसमें ऑप्शन चूज करना है जो किसी 3 ऑप्शन से मैच नहीं करता हो। कोई 3 ऑप्शन एक जैसा होगा, कोई एक ऑप्शन अलग होगा एकदम। पढ़ो इसको। यहाँ थोड़ा साइंस लगाओ, वही साइंस। हाँ, देखो आयरन और हल्ला मत करो, आयरन और मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट, ये सब क्या है? ये सब क्या है बताओ? मिनरल्स भी तो कह सकते हैं इसको। मेटल में आएगा, नॉन मेटल में आएगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आ सकता है, ठीक है। कॉपर, लेड, बॉक्साइड भी उसी में आएगा, गोल्ड, सिल्वर, इरिडियम और प्लेटिनम उसी में आएगा। लेकिन ये देखो क्या है, ये क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आएगा, ये फॉसिल फ्यूल्स है। आ?
लाइम स्टोन भी उसी में आएगा। ये भी तो कार्बोनिक, इसमें भी तो कार्बोनिक पदार्थ होता है। ये पूरा तरीका से नहीं है, पूरा तरीका से ये भी ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन इसमें भी कार्बोनिक पदार्थ मिल जाता, मटेरियल मिल जाता। इसका अगर बेस्ट आंसर चूज किया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ में आया? ये पढ़ो क्वेश्चन। द कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। बैंकिंग क्या है? सर्विस देता है, तो सर्विस टेरिटरी सेक्टर में आता है। हम भी तो सर्विस दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, तो क्या है? सर्विस है, तो ये टेरिटरी सेक्टर में आएगा। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा? फिशिंग, वीविंग, टीचिंग, नॉन ऑफ दिस। फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, ये सब किस में आता है? प्राइमरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलो इसको पढ़ो। ये इकोनॉमी देखो, सीबीएसई को अगर पेपर को लेंदी करना है तो ऐसे ही पेपर देगा। समझ में आया? होगा क्या कि टाइम नहीं बचेगा, तुम लोग पढ़ेगा नहीं, छोड़ के चलाएगा। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, शिवांगी took a loan of 9 लाख from the bank to purchase a car। शिवांगी 9 लाख रुपया लोन ली, क्या करने के लिए? कार खरीदने के लिए। The annual interest rate on the loan is 12.5%। उसका रेट क्या है इंटरेस्ट का? 12.5%। एंड द लोन टू बी रीपे इन द 4 years। और 4 years में लोन को क्या करना है? पे कर देना है, मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करना है। द बैंक रिटेन द पेपर्स ऑफ द न्यू कार एज ए कोलेट्रल। बैंक कोलेट्रल ले रहा है, विच विल बी द रिटर्न टू रीता ओनली व्हेन शी रीपे द इंटायर लोन विद द इंटरेस्ट। बताओ। एनालाइज द लोन इंफॉर्मेशन गिवन अबव कंसीडरिंग द वन ऑफ द फॉलोइंग। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं होगा ये। डिपॉजिट क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं है। मोड ऑफ द रिपेमेंट नहीं है। आंसर कहा जाएगा? थोड़ा सा ज्यादा नीचे हो गया। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इसको पढ़ो। डैश डैश डिपार्टमेंट मेजर द जीडीपी। जीडीपी कौन मेजर करता है? ये क्वेश्चन बताए थे हम, तुम लोग कोई डाउट पूछा था। सेंट्रल गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इनकम अफेयर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये तो होगा नहीं क्योंकि ये विदेशी है। ये बताओ डिपार्टमेंट इनकम अफेयर। इनकम अफेयर के काम है इनकम का काम देखभाल करना, वो जीडीपी थोड़ी कैलकुलेट करता है। एक्सटर्नल अफेयर कहां से होगा? एक्सटर्नल अफेयर तो विदेशी काम देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल कमीशन जो है ना, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन जो है, जो इकोनॉमी के बारे में देखभाल करता है, वो इस काम को करेगा। समझ में आया? तो आंसर क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। देख लेना बाद में, इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो। हायर कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग मीन्स ए लार्जर पार्ट ऑफ द। ज्यादा से ज्यादा बोरोइंग कब होता है बताओ? हाँ, higher cost of the borrowing means a large part of the dash dash of the borrower used to repay the loan। अरे अगर तुम किसी से ज्यादा कॉस्ट पे लोन ले रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा उसको पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना। समझ में आया ना? महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया 9 जनवरी, 9 जनवरी, ना 19। इसीलिए तो इस दिन मनाया जाता है प्रवासी दिवस,
जो विदेश से लोग लौट के आए हैं ना, तो महात्मा गांधी आए थे, इन्हीं के दिन पे विदेश से लोग को बुलाया जाता है और उनको स्वागत किया जाता है और उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि इंडिया में आके इन्वेस्ट करें। समझ में आया? तो किस दिन आए थे? 9 जनवरी 1915। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये पढ़ो। पॉलिटिकल पार्टी हैविंग इट्स मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर कास्ट। ये पढ़ाए थे पॉलिटिकल पार्टी में। कौन ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जो लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करने के लिए बनी थी? याद करो। सीपीआई तो लेबर के थ्रू बनी थी, लेबर के लिए। भारतीय जनता पार्टी का नेशनलिज्म था, कल्चरल नेशनलिज्म। और आईएनएस तो आईएनसी तो बहुत पहले से ही बना था, देश के लिए, आजादी के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? बहुजन समाज पार्टी। कौन बनाया था ये इस पार्टी को? क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? नहीं नहीं, यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव, वो जो तुम बोल रहा है ना, वो अभी बन गया है। देखो, कांग्रेस का अभी जो ये मुद्दा है ना, अभी बन गया है। अब पहले से था लेकिन अभी ज्यादा मतलब ठोस हो गया है, सॉलिड हो गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बहुजन समाज। कौन बनाया था इस पार्टी को? कांसी राम। कांसी राम, सिंबल हाथी। चलो ये पढ़ो और आंसर दो। फोटो दिख रहा है? ये पिक्चर दिख रहा है? मैन हु सिटिंग फिफ्थ फ्रॉम द राइट। दाएं से 5 नंबर पे कौन बैठा? नहीं दिख रहा है ना? तो वहां दिखाई देगा। इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस होगा। कैप के हिसाब से समझ में आ जाएगा। ये हो सकता है। एनसीईआरटी के बुक में जाके आसानी से देख लेना। इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस होगा। दाइना वो है, राइट साइड। हाँ चलो ये क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ो अभी पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। Which one of the following aspect was common between the writing of the B.R. Ambedkar and the E.B. Ramaswamy Nayyar? पढ़ाए थे तुम लोग को। E.B. रामास्वामी नैयर कहाँ के? साउथ साइड के थे, तमिलनाडु साइड के। तो ये दोनों के बीच में कॉमन चीज क्या है? समझ में आया? ये दोनों किसके ऊपर लिखे थे? कास्ट सिस्टम के ऊपर बुक लिखे थे कि कास्ट सिस्टम को कैसे खत्म किया जाए। रोट ऑन द कास्ट सिस्टम ऑफ द इंडिया। E.B. रामास्वामी कहाँ फेमस है ज्यादा? साउथ में। और अंबेडकर तो है ही पूरा। चलो इसको पढ़ो, ये क्वेश्चन पढ़ो। ये ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा। These crops are sown in the winter from October to December। यहीं से समझ में आ जाता है, अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाएगा। Some of the major crops are wheat, gram, mustard, wheat। देखो, गेहूं है, ग्राम है, मस्टर्ड है। तो इसी से समझ में आता है व्हीट क्या है। समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या होगा? देखो कितना आसान क्वेश्चन है, यहीं से समझ जाएंगे रबी। समझ में आया ना आंसर? अगला क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज द मीन बाय द टर्म फेमिनिस्ट? पढ़ाए थे। फेमिनिस्ट क्या होता है? फेमिनिज्म क्या होता है? नारीवाद। जैसे समाजवाद होता है वैसे ही नारीवाद होता है। समझ में आया? तो फेमिनिस्ट लोग, फेमिनिज्म क्या होता है? नारीवाद। तो पढ़ो इस क्वेश्चन को। फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है?
हाँ, मतलब जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए, कोई वोमेन और मेन में अंतर नहीं होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बताओ? हाँ, फेमिनिज्म को। ए हल्ला काहे कर रहा तुम लोग? ज्यादा हल्ला मत करो, अब ज्यादा टाइम नहीं है, हो जाएगा अब। द क्वालिटी विच आर कंसिडर्ड टिपिकल ऑफ द वोमेन, ए पर्सन हु बिलीव इन द इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वोमेन एंड मेन। ऐसा पर्सन जो दोनों वोमेन और मेन में इक्वल राइट का बिलीव करे। क्या है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फेमिनिज्म का मतलब ये है कि जो मतलब फीमेल के नजरिया से देखे, समझ में आ रहा है? जैसे कोई पुरुष है तो पुरुषवाद देखता है, मतलब अपने देखता है कि हमारा सुपरियरिटी होना चाहिए, आगे हमको बढ़ना चाहिए। वैसे ही फेमिनिज्म कहता है कि फीमेल भी पुरुष के तरह आगे बढ़े और वो भी इक्वलिटी लेके आए, वो अपने लिए काम करती है। समझ में आया? तो इसको फेमिनिज्म बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलो इसको आंसर दो, ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी बड़ा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा से पढ़ा है। तो ब्लैक सॉइल कहाँ हो जाएगा? ए का 4, ए का 4 आंसर, और बी का 3, और सी का 1, और रेड एंड येलो सॉइल टोबैको। तो तुम लोग कहाँ से और गुलगिता कर रहा है? 10-15 क्वेश्चन और है, शांति से पढ़ो। तो ये समझ में आया क्वेश्चन? ब्लैक सॉइल कहाँ मिलता है ज्यादातर? महाराष्ट्र साइड। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखो 48, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम। क्या लिखा है? नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। देखो, बहुत गलती होगा अगर एग्जाम में ऐसे टिक मार के नहीं क्वेश्चन करेगा। तो जहां भी क्वेश्चन को तुमको लग रहा है कि इससे हम क्वेश्चन को पकड़ के सॉल्व करेंगे, वहां पे टिक ऐसे मार लेना। अंधाधुन पढ़ने से ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है। समझ में आया? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ द इंडिविजुअल डिग्निटी हैज लीगल फोर्स इन द नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम। Consider the following statement regarding a non-democratic regime and identify the incorrect from the following. These types of government do not have the bother about public opinion. है? अच्छा, नॉन डेमोक्रेट सही है। दिस टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट टेक लेस टाइम टू अराइव एट ए डिसीजन, ये भी सही है। प्रिंसिपल ऑफ द इंडिविजुअल डिग्निटी हैज ए लीगल फोर्स ऑन द नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम। प्रिंसिपल ऑफ द इंडिविजुअल डिग्निटी हैज ए लीगल फोर्स। नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम में क्या इंडिविजुअल को डिग्निटी होता है? नहीं होता है। तो इसमें नॉट करेक्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन डेमोक्रेटिक जो रिजीम होता है, यानी ऐसे समझ लो ऐसा देश जहां डेमोक्रेसी नहीं है, उस देश में किस तरह का बिहेवियर नहीं होता है, ये बताना है इस ऑप्शन में। तो बताओ, जिस देश में डेमोक्रेसी नहीं होगा, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, वहां इंडिविजुअल को डिग्निटी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यही ना इनकरेक्ट हुआ। इसमें बोल रहा है मिलेगा। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं समझ में आया? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिग्निटी है जो लीगल फोर्स इन नॉन डेमोक्रेटिक। क्या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में इंडिविजुअल को राइट है, डिग्निटी है? नहीं है। तो नॉट यही ना होगा, नॉट करेक्ट। समझ में आया? कंफ्यूज हो रहा तुम लोग? एक बार जाके क्वेश्चन को रीड करना अच्छा से, यही आंसर है। रिजीम मतलब ऐसा उस कंडीशन में एक तरह का क्षेत्र हो, समझ लो, जैसे नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम, यानी कि उसके संदर्भ में। समझ में आया? आगे पढ़ो।
डैश डैश इज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। कौन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है? समाजवादी पार्टी, आरजेडी, राष्ट्रीय, आरएलडी, बहुजन समाज पार्टी। बताओ, ये कोई अभी तक राष्ट्रीय पार्टी नहीं बना। कौन है ये? आरएलडी कहाँ का है? हरियाणा साइड का है। और ये बिहार, और ये यूपी। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? बहुजन समाज पार्टी। चलो इसको पढ़ो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ द इंडियन फेडरेशन। ये क्वेश्चन अच्छा है, फेडरलिज्म का क्वेश्चन है। फेडरलिज्म का क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। तीन ऑप्शन दिया है, तीनों ऑप्शन को पढ़ के चूज करना है कौन क्या है। चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। हिंदी वाज आइडेंटिफाई एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है? नहीं है। देख अच्छा, हाँ हाँ सही बात है। ऑफिशियल लैंग्वेज है, राष्ट्रीय नेशनल भाषा नहीं है। तो पहला तो सही है। बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज एज ए शेड्यूल लैंग्वेज। ये भी सही है। इंग्लिश कैन, कितना हल्ला करता है सर। हाँ, इंग्लिश भी तो ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश कैन बी यूज अलोंग विद द हिंदी और ऑफिशियल पर्पस। चूज द, तीनों क्या है? सही है। द आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, नेशनल लैंग्वेज नहीं है इंडिया का, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। क्योंकि साउथ वाला हिंदी को कहता है नेशनल नहीं मानने देंगे क्योंकि हम लोग हिंदी आता नहीं है, और नॉर्थ वाला कहता है कि हिंदी को बनाओ। तो इसीलिए इस पे कॉन्ट्रडिक्शन आता है। जब संविधान ड्राफ्टिंग हो रहा था ना, तो इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ। उसके बाद से इंग्लिश और हिंदी दोनों को ऐड किया गया। इसको पढ़ो। मैच करना है। विच ऑफ द पेयर इज करेक्टली मैच। कौन सा मैच करेगा बताओ? कौन मैच कर रहा है सही? अच्छा बताओ, वियना ट्रीटी 1866 में हुआ था? 1900? तो ये तो होगा नहीं। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अच्छा ये देखो, नेपोलियन कोड देखो, ये है तो ये भी गलत हो गया। जर्मनी को देखो तो, हाँ 71, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कहाँ आंसर होगा? 1859 से 1870 के बीच में इटली को यूनिफाइड किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, देख लेना। इसको देखो, एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। क्वेश्चन जितना जल्दी पढ़ के समझ के सॉल्व करेगा टाइम में। After primary and secondary, there is a third category of the activity that falls under the tertiary. After primary and secondary, there is a third category of the activity that falls under tertiary sector. तीन सेक्टर होता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिसरी। और जो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, वो किस में होगा? ये तो सही है। दूसरा पढ़ो। द टेरिसरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। टेरिसरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या रीजन है? रीजन नहीं है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। ऐसा थोड़ी है कि जो प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है वो टेरिसरी में जाएगा तो सर्विस ही कहलाएगा। समझ में आ रहा बात को? रीजन नहीं मैच कर रहा। दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअल के हिसाब से सही है। इसको घर पे जाके रीड करना क्वेश्चन। आंसर इसका क्या होगा? बी। इसको देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब कोलिजन।
कोलिजन क्या होता है बताओ? ये तो अलायंस और कोलिजन लगभग सेम ही होता है, तो इसको पढ़ो क्वेश्चन को। A power usually change between the two main parties. नहीं. An alliance of the several party to form the government. Several party competing to win election and form the government. All of the above. कौन सा आंसर होगा बताओ? A several party competing to win. बी आंसर होगा, क्या होगा? बी. An alliance of the several party to form the government. बहुत सारे पार्टी अलायंस बना के जो गवर्नमेंट बनाती है उसको क्या बोलते हैं? कोलिजन गवर्नमेंट, जो अभी बिहार में फिलहाल है। इसको पढ़ो। Read the bar graph below and out of which sector compared to 1973 to 74 has been maximum improvement in GDP। 1973 से 74 के बीच में और 2013 टू 14 में सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कौन किया? ग्राफ देखो, ईयर कौन सा है? 13 टू 14 कौन सा है? देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिसरी। ये टेरिसरी थोड़ा डार्क है, समझ में आया? तो ये देखो, दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा? टेरिसरी। इसको देखो, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट पीपल सीक इन द सोसाइटी बिसाइड गुड इनकम? व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट पीपल सीक इन द सोसाइटी? अच्छा इनकम चाहते हैं लोग सोसाइटी में, क्यों? उसके अलावा क्या चाहिए बताओ? इक्वल ट्रीटमेंट इन द सोसाइटी, बराबरी का हक होना चाहिए। फ्रीडम एंड सिक्योरिटी इन द सोसाइटी, सिक्योरिटी मिलना चाहिए सोसाइटी में, रेस्पेक्ट होना चाहिए, ये सब क्या हो जाएगा? इसको पर फाइंड द वन ऑड वन। व्हीट, राइस, ज्वार, पाइनएप्पल, एप्रिकॉट, एप्पल्स और मैंगोज, ग्राउंड नट, लिनसीड, ग्राम और सीसम, सीसेमम, मूंग, उड़द, पीस, लेंटिल। बताओ। हाँ, किसमें मिलेट्स में आता है? ये ग्राउंड नट, ये व्हीट है, राइस, ज्वार और मैज, ये तो हो जाएगा अलग। बताओ बताओ, इसका आंसर बताओ। बोलो बोलो, बी कैसे होगा बताओ? अरे 4 ऑप्शन में कोई एक ऑड है, एक ही ऑप्शन में 4 में से ऑड नहीं चूज करना है, ऐसा है। अब ध्यान से दो, ये देखो, ये तीनों जो है एक जैसा है, कुछ मिल रहा, मैच कर रहा है। व्हीट, राइस, ज्वार, मूंग दाल भी तो उसी में आता है। उसके बाद से तुम्हारा मैंगोज, एप्पल, पाइन एप्पल, ये सब क्या है? इसका आंसर बी होगा, बी। क्या होगा? बी। एक बार देख लेना इसको, बी या सी, कोई डाउट लग रहा है हमको, ठीक है देख लेना। चलो, Which one of the following is the preceding government agency of नीति आयोग? नीति आयोग क्यों बना था बताओ? नीति आयोग तुम लोग को पढ़ाए थे ना, नीति आयोग क्या करता है? अरे इंडिया का थिंक टैंक है, क्या है? थिंक टैंक समझता है?
कि जो भी योजना बनाना है भारत में, उसके लिए जो भी रिसर्च डेवलपमेंट जो भी काम होता है वो कौन करता है? नीति आयोग। पहले कौन करता था? प्लानिंग कमीशन। पहले कौन करता था? तो प्लानिंग कमीशन के जगह पे कौन आया? नीति आयोग। ये 2014 में जब मोदी जी सरकार में आए तो प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के क्या कर दिए? नीति आयोग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्लानिंग कमीशन। अगला क्वेश्चन देखो, ये जो सेम क्वेश्चन वही है जैसे उसमें लक्ष्मी वाला पढ़ा था ना, लक्ष्मी एक क्रेडिट वाला, सेम क्वेश्चन वही है, पढ़ो इसको। ये भी आंसर का आ जाएगा? TOC रिपोर्ट। इसको पढ़ो, एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये जब 2006 में आया था तो उस समय सबसे ज्यादा इनकम किस देश का था? इस 4 ऑप्शन में हाईएस्ट इनकम बताओ। 2006 के हिसाब से श्रीलंका का HDR रिपोर्ट में अच्छा रैंक था, समझ में आया? पाकिस्तान और इंडिया नेपाल से भी अच्छा था। जो अभी क्राइसिस हुआ इसके बाद गड़बड़ हो गया, लेकिन फिर से धीरे धीरे ये डेवलपमेंट की तरफ चल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60। इसको पढ़ो, ये लास्ट क्वेश्चन लग रहा है, पढ़ो। पढ़ो इसको, पढ़ो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI के बारे में पढ़ना है, उस दिन पढ़ाए थे RBI के बारे में। हाँ, इन इंडिया इट इशू द करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, हम बताए थे ना, RBI नोट क्या करता है? इशू करता है। किसके अंडर में रह के? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। इट सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ द लोन। नहीं, ये बैंकों का बैंक है, तो बैंक लोन इधर उधर देखता है, अपना काम करता है, लेकिन ये लोन का काम देखने का काम इसका नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये देखो, इट मॉनिटर्स द ACH एक्चुअली। नहीं। सेल्फ हेल्प ग्रुप को मॉनिटर करता है? नहीं। इट सेज दैट द बैंक गिव लोन ओनली प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली वन। आंसर इज ए। अब कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो।